हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट अशोक व्यास में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ सवाल हैं और इन सवालों की प्रेरणा मुझे मिलती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। सवाल ये है कि क्या आप चाहेंगे भारत स्वच्छ दिखाई दे? सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं भारत को साफ सुथरा रखने के पीछे क्या क्या चैलेंजेस हैं? सवाल ये है कि क्या आपको विश्वास है कि वो चुनौतियां उठाने में 125 करोड़ भारतीय समर्थ हैं? इस तरह के सवालों को सारी जनता के सामने एक आंदोलन के रूप में 2 अक्टूबर को प्रस्तुत किया गया, जब स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 1 अक्टूबर को वो अमेरिका की सफल यात्रा करने के बाद भारत पहुंचे ही थे और उन्होंने अपने आप को जेट लैग के हवाले होने की अनुमति नहीं दी। पूरे उत्साह और जोश के साथ वो जुट गए। न केवल उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग किया, न केवल उन्होंने ये घोषणा की इस तरह के विभाजन के साथ कि सब पंचायतों को 20 लाख रुपए हर बरस दिए जाएंगे कि वो शौचालय बनाएं, उनकी रखरखाव की तरफ ध्यान दें। उन्होंने शामिल किया कुछ दिग्गज हस्तियों को भी और एक चेन सी शुरू की भारत में स्वच्छता के प्रसार के अभियान को बढ़ावा देने के लिए। और उसमें कुछ इस तरह के नाम भी जुड़े जिसे हम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। उनकी आवाज में भारतीयों को भारत को स्वच्छ रखने की प्रेरणा और आह्वान देता ऑलरेडी सुनाई देने लग गया है। और जिन 7 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान के रूप में निमंत्रण भेजा, उनमें सलमान खान का भी नाम है, तो सचिन तेंदुलकर का भी नाम है और एक नाम है कांग्रेस के नेता शशि थरूर का भी। बहुत सारी बातें स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ी हुई और इन बातों के साथ साथ कुछ और विषय भी जो भारत के राजनीतिक गलियारे से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, उन पर ध्यान देने के लिए आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट उपस्थित हैं उनका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं नीलिमा मदान जी का। नीलिमा जी, आपका स्वागत है। आपको लोगों ने एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में देखा है और आप वेल्थ मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं और एक सीनियर एंटरप्रेन्योर और ग्लोबल पार्टनर हैं एक ऐसी संस्था के जो और लोगों को धनी होने में मदद कर रही है। राकेश भार्गव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। और हम स्वागत कर रहे हैं नारायण कटारिया जी का, जिन्हें हम जानते हैं फाउंडर प्रेसिडेंट इंडियन अमेरिकन इंटेलेक्चुअल फोरम के। कटारिया जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं फिर एक बार जब आर्थिक पक्ष की तरफ ध्यान दे रहा हूं आपके साथ, तो ये याद करूं कि ये जो भारत को स्वच्छ करने का अभियान है, इसके लिए समर्पण के साथ साथ $10 बिलियन की लागत का प्रावधान रखा गया है। अब ये पैसा कहां से आएगा, ये बात भी कांग्रेस उठा रही है, पर बहुत सारी बातें हैं। उनकी तरफ बढ़ते हुए जब हम हमारे पैनलिस्ट से उनके विचार सुनेंगे, so I think this is the right time when we take a look at that moment where we see Prime Minister Narendra Modi launching this Clean India campaign. Let's go to Delhi. Here we see people are surrounding Prime Minister Narendra Modi. And what do you think, Rakesh ji, what is happening there? देखिए, जब प्रधानमंत्री अपने हाथ में खुद झाड़ू लेते हैं, अपने आप को खुद वो लोगों के बीच में जाकर के और प्रयोग करके बताते हैं, मेरे ख्याल से जन उत्साह इससे काफ़ी बढ़ेगा। लोगों के मन में ये भावना आएगी कि ये काम छोटा नहीं है और सफाई जो है, जहाँ स्वच्छ जगह होती है वहाँ भगवान रहते हैं, तो ये देवताओं का स्थान बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं हालांकि ये भी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री का काम स्वच्छता पे ध्यान देना नहीं है, लेकिन इस बात के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत हैं। जैसे टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां कम होंगी। इस तरह से मेरे ख्याल से उनका जो ये अनूठा प्रयास है, उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की,
ये बहुत सराहनीय है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है ये बहुत कम हुआ है जब हमने इस तरह के नेताओं का स्थान भारतीय राजनीति में पाया है, जो कार्य करने के साथ साथ इस तरह की बातों को जन आंदोलन का रूप देने की सामर्थ्य रखते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए नीलिमा जी, तो आपको क्या लगता है उनके आह्वान पर भारतवासियों की क्या प्रतिक्रिया हुई है स्वच्छ भारत अभियान के लिए? अगर आप देखें कि बड़े से बड़े नाम इस साथ जुड़ गए हैं, चाहे आप बड़े बड़े अभिनेताओं को देखें, चाहे राजनीति में जो लोग हैं, सभी जो जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा उत्साह एक युवा में होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका भविष्य एक गंदे कंट्री में हो। सो कल्चरली अगर पूरा भारत, पूरी युवा, सभी लोग एक उत्साह, ना केवल उत्साह पर इसको एक मिशन की तरह अपना लें, तो ये मिशन हमारे लिए ना केवल सफाई तो सिर्फ प्राइमरी गोल है, लेकिन इसके साथ साथ जुड़े हुए आपको जो अनेकों लाभ होंगे वो अनगिनत हैं। तो ये मेरी राय है। बिल्कुल, बहुत सारे लाभ की बात करते करते मैं आपके साथ याद करूं वो आंकड़े जो जुड़े हुए हैं भारत के सॉलिड वेस्ट के साथ में। तो हर बरस बताया जाता है कि भारत जनरेट करता है 68 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट, और ये दुगना हो गया है 2001 के बाद में। 2041 तक इसके 160 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। यानी हम बहुत सारा कूड़ा करकट, बहुत सारा गंदगी हर बरस जनरेट करते हैं। वो कैसे उससे हम छुटकारा पाएं, ये सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या है। पर इस समस्या के साथ साथ कुछ समस्याएं और साथ जुड़ जाती हैं राजनीतिकरण की, और कोई जब बात नई इस तरह के स्तर पर आती है तो अन्य राजनीतिक दल सोचते हैं कहीं इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को तो न मिल जाए। उस दृष्टि से नारायण कटारिया जी, जिस रूप में 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती को मनाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, इसका क्या राजनीतिक स्वरूप आप देखते हैं आज की राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत में? मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं ना, उनका ये एम ये है कि सारी पूरी जनता जो वो करते हैं, पूरी जनता उनके साथ मिल के चले, और इसीलिए वो महात्मा गांधी को हमेशा इन्वोक करते हैं। महात्मा गांधी को इन्वोक करने का यही उनका मतलब यही होता है कि सारी जनता उनके साथ में चले। अब देखो, हरियाणा में गए थे अब मोदी जी, वहाँ भी उसने लोगों को कहा कि इंदिरा गांधी का बर्थडे और जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे उसी दिन भी ये सफाई होनी चाहिए। तो जो भी उसको मौका मिलता है अपना कैंपेन सफल करने के लिए, he wants cooperation from the entire जनता, because he does not depend only on government servant or bureaucratic people, so he wants all the people to join him whatever he wants to do। और ये जो मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया इज गोइंग टू बी सुपर पावर इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सुपर पावर घर तो क्लीन होना चाहिए। इसीलिए ये मोदी जी पहला जो दिस इज द बेसिक नेसेसिटी एंड ही इज डूइंग दैट। क्योंकि और दूसरा, मोदी इज ऑलवेज आस्किंग इंडियन पीपल सेंड एटलीस्ट 5 families to India। इसका मतलब क्या है कि he wants to make India hub of tourism। और अगर हम एक इंडियन NRI 5 फैमिलियाँ इंडिया भेजे, तो मेरे ख्याल से टूरिज्म इंडस्ट्री विल बी many billion dollar industry। So I think he may be thinking of long-term benefit of his plan, and I'm sure he will succeed because he is involving the Shiv Sena people in Mumbai are also supporting। They cleaned Mahalakshmi ground where he was supposed to speak। So I think he is involving all the people. Even Shashi Tharoor is a congressman, he has invited him also। He may come or not come, that is another, but he on his behalf। अब प्रियंका चोपड़ा झाड़ू लगाएगी आके रास्ते में, तो आई एम 100% सर्टेन मिलियंस ऑफ हर फॉलोअर विल कम। आज सचिन तेंदुलकर बॉम्बे की गलियां साफ कर रहा, सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इट मीन्स ही इज इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल एंड क्रिएटिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म।
and I am sure he will succeed in that campaign. सो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि महात्मा गांधी का जो ढंग था लोगों को जोड़ने का अपने साथ भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में, तो उन्होंने ये कहा अगर आप नमक भी बना रहे हैं तो भारत की स्वतंत्रता के लिए नमक बनाया जा रहा है। तो वो कुछ इसी तरह की बात है, स्वच्छता के आंदोलन के साथ राष्ट्र भक्ति से जोड़कर जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की बात को आगे ले जाने से पहले फिर एक बार अगर हम अपने व्यावहारिक अनुभवों को याद करें, और आप भी याद करेंगे जब आप भारत पहुंचते हैं और आप अगर गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, आप संकोच करते हैं कि केला खाया है या कुछ कागज है तो बाहर खिड़की से न फेंकूं, तो आपके साथ में जो भारत में रह रहे हैं वो हंसते हैं इस तरह के संकोच पर, और वो आपको फेंक कर दिखाते हैं कि आप ऐसा फेंक दें, कोई बुरा न माने। इस तरह का अनुभव हम में से बहुत लोगों का रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी आदतें भारत में रहते हुए स्वच्छता के प्रति सजग न रहने की पड़ी हुई हैं। नीलिमा जी, आपको क्या लगता है ये आदतें बदले जाने की संभावना इस अभियान से शुरू होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि सभी लोग यही रियलाइज करते हैं जब ऐसा पहले तो ऐसा अभियान शुरू हुआ है, इसकी कई सालों पहले ज़रूरत थी। अब हमने इतने सालों से जो कूड़ा करकट करने की एक आदत बना ली है, वी लिव विथ इट, we have made comfort living with the dirt around us, and if we have to go back to grassroots and completely eradicate it, it will have to be done by each and every person. अपनी आदत बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है, और एक दूसरे को शिक्षित करना है कि ये सफाई रखने से हमें क्या लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए लाभ हो सकता है, जैसे इन्होंने बताया, पर्यटन के लिए लाभ हो सकता है। और जहां आपने अभी मेंशन किया कि इतना कूड़ा करके जाएगा कहाँ ये सारा, वी डोंट वांट टू पुट इट इन द गैंजेस बिकॉज दैट बिकम्स अनदर होल मिशन ऑन इट्स ओन, बट वी कैन स्टार्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स। वी आर अ इनोवेटिव कंट्री। अगर आप कूड़ा कम करेंगे और जो कूड़ा बनेगा उसका कोई उपयोग निकालेंगे, तो देखिए आपका कहीं ना कहीं एक और इसमें रास्ता निकल आएगा, और देखते ही देखते भारत इतना स्वच्छ हो जाएगा कि जिस तरह आप आज दूसरी कंट्री में जाके एक प्रफुल्लता अनुभव करते हैं कि देखो कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। अब ये चीज़ आपको दिल्ली में नज़र आएगी, मद्रास में नजर आएगी, चेन्नई में नज़र आएगी, बड़े बड़े शहरों में नज़र आएगी, और यही चीज़ आप अपने गांव कस्बे में ले जाइए। हमारा भारत सुंदरता से भरपूर है, और उसको आप बिल्कुल स्वच्छ बना दीजिए, भारत जन्नत बन जाएगा। तो भारत स्वच्छ हो ऐसा सपना कोई देख सकता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस सपने में सबको सम्मिलित करने की शुरुआत जो हुई है वो कहाँ तक जाती है, उस दिशा में सोशल मीडिया का भी बखूबी उपयोग किया जा रहा है। और राकेश जी से मैं जानना चाहूँगा किस तरह से सोशल मीडिया को हमारे दर्शक या हम लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं वो भी इसका उपयोग करके इस अभियान को और आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। अशोक जी, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। मैं सोशल मीडिया पे आऊँ उसके पहले मैं दर्शकों का ध्यान एक छोटी सी बात की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे नाना नानी के यहाँ जाता था। उनके गांव में बिजली नहीं थी, रनिंग वाटर नहीं था, सड़कें नहीं थी, लेकिन कचरा नहीं था। हर गांव में, जैसे मैं अच्छी तरह मुझे याद है कि जिस कोयले से खाना बनता था उस राख से हम लोग बर्तन मांजते थे। जो नारियल घर में आता था पूजा के लिए उसको तोड़ते थे, नारियल खा लेते, उसका जो हार्ड शेल था वो कटोरी बन जाता था। उसके जो ऊपर का छिलका होता था वो भी बर्तन मांजने और सफाई के काम आता था, ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम से हमने हर चीज़ प्लास्टिक में भरना शुरू कर दी। हर ब्रश आने लग गए, उनके प्लास्टिक के हैंडल हैं, वो सारा कचरा फेंकने में जाता है। पहले भारत स्वच्छ था, चलिए वो तो छोटा सा गांव था। मैं एक मध्यम श्रेणी के शहर में मेरा जन्म हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास नेबरहुड में रहते थे, उसमें मिल वर्कर भी थे, कोई टैक्सी चलाने वाले भी थे। हर दिन शाम को हर परिवार में से अपने घर के बाहर झाड़ू लगा करके सारा कचरा एक जगह समेट करके उसको गीला पानी का छिड़काव करके उस पर रंगोली मांडते थे। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके आगे रंगोली नहीं मांडती थी। भारत का स्वच्छ का सपना ये मॉडर्नाइजेशन आधुनिकता के चक्कर में हम लोगों ने वो गंवा दिया है। उसमें बीमारी नहीं होती थी, दवाइयाँ इतनी नहीं होती थी, अस्पताल इतने नहीं होते थे। आप बताइए वो था कि नहीं था स्वच्छ देश? हर घर के ऊपर आपको शाम को फूलों की माला लोग अपने घर के आगे लगाते थे, फ्रेश फ्लावर्स की माला। ये भारत से हम लोग आए हैं
और वो भारत हम वापस से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपकी बात सोशल मीडिया। मैं एक थोड़ी सी बात और जोड़ के आपसे बताता हूँ। और नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि अगर हमारा भारत स्वच्छ होगा तो समृद्धि भी बढ़ेगी, और विशेषकर दीपावली का त्योहार भी आने को है, तो उस दिन जब सफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि लक्ष्मी जी आएंगी अगर घर में सफाई होगी। तो स्वच्छता का संबंध पूरे राष्ट्र के साथ और समृद्धि के साथ है। ये चेतना सब तक पहुंचाने वाली बात को लेते हुए फिर हम सोशल मीडिया में जैसे अपने मित्रों तक ये बात पहुंचाने का आह्वान उन्होंने किया, और क्या किया जा सकता है, प्लस आपने क्या सोशल मीडिया पे खुद देखा है इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान के मुतालिक? ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पैदा हुआ है और उसने सड़क पे कचरा ही देखा है, तो वो उसका एक इन्वायरमेंट बन गया है। उसको वो पुरानी 40 साल या 50 साल पुरानी बात याद नहीं है बच्चे को, वो था नहीं। तो जब तक कि महात्मा गांधी की महत्ता एक फिल्म से हमें पता लगी, वैसे ही स्वच्छ भारत की सफलता हमें सोशल मीडिया से पता लगेगी। तो जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं प्रण लेता हूं कि आज से मैं कचरा नहीं फेंकूंगा। लोगों ने इस तरह के प्रण लेना अपने आप में शुरू कर दिया। एक एग्जांपल, तो अशोक जी, जो युवा पीढ़ी है वो, जैसे नीलिमा जी ने और कटारी जी ने बताया, वो बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं से, प्रेरणादायी लोगों से वो अब संकल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। Thousands of people in one shot can get the message, and that message can be replicated very easily. So talking about replicating the message in social media, how to make use of images, और कहते हैं कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये सजेस्ट किया, एंड ही हिमसेल्फ डिड इट, कि पहले आप वो फोटो लें जब कचरा बिखरा हुआ है, उसके बाद उसको साफ करें और फिर वापस फोटो दिखाएं जिसमें वो साफ सुथरा है। सो इन अ वे ही इज बाइंडिंग पीपल टू कमिट देमसेल्व्स टू एक्चुअली डू समथिंग। सिर्फ ज़बानी खर्च की बात नहीं है, यहाँ प्रमाण आपके द्वारा कि आपने सफाई की है वो भी सोशल मीडिया के द्वारा। एंड देन इन टर्न दिस ऑल्सो इंस्पायर्स अदर्स टू सॉर्ट ऑफ follow what you have done, and probably we have some glimpses where we'll see Master Blaster Sachin Tendulkar, whom we have always seen with cricket bat. You see him holding a broom, और कभी आप ऋतिक रोशन को झाड़ू लगाते देख रहे हैं, अनुपम खेर को देख रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को देख रहे हैं। सो ऑल दीज पीपल, व्हेन यू सी देम विद ब्रूम स्टिक्स, तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनका मनोबल भी ऊंचा उठता है, और उन्हें भी कहीं ना कहीं सफाई करने के कार्य के साथ का जो महत्व है उसको समझते हुए अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास भी बढ़ता है। सो हियर वी हैव दिस स्मॉल वीडियो वेयर वी सी वन ग्रेट पर्सनैलिटी डेमोन्स्ट्रेटिंग द आर्ट ऑफ ब्रूमिंग। सुबह के 4:30 बजे हुए हैं, और जैसे कि मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीडरशिप का रोल सौंपा है स्वच्छ भारत के लिए, मेरी तरफ से और हमारी टीम यहाँ पे जो सफाई करेगी यहाँ पे, हम सभी लोग, जब मेरे दोस्तों को पता चला कि मुझे लीडरशिप का रोल सौंपा गया है, तो सारे फ्रेंड्स इकट्ठा मिलके सामने आए और उन्होंने कहा कि हम भी हाथ बढ़ाएंगे सफाई की तरफ, और भारत को जितना साफ़ रख सकते हैं उतना साफ़ रखने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत है, मगर मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये 2 या 3 या 4 दिन का काम नहीं है, इसके लिए महीने लगेंगे, मे बी साल लग जाएंगे, मगर जब तक हम इकट्ठा रह के हमारे देश को साफ़ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे पूरी। अगर पहले कहने की बात है तो मैं ये ऐसे कहूँगा कि गंदगी होनी ही नहीं चाहिए, ये गंदगी हमने ही की हुई है, तो ये अगर गंदगी नहीं होती तो सफाई का ये शायद ये सिचुएशन नहीं आती। चलो, जो हुआ है वो हुआ है। आई थिंक यहाँ से हम आगे बढ़ के कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, और इसीलिए हमारी एक पूरी टीम है, हम पूरी मन से कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हमारा जॉब है वो हम ठीक करें। हम आपको पोस्टेड रखेंगे
एज द टाइम गोज बाय। हमारा काम अभी शुरू होने दो। बाय बाय फॉर नाउ। तो हम अभिभूत हो जाते हैं ये दृश्य देख के। पहले तो सचिन तेंदुलकर खुद इतने सरल ढंग से ये आह्वान करते हैं सबका, और महत्व है सफाई का, इस पर बात करते ही नहीं है, बल्कि अपने साथियों के साथ सुबह 4:30 बजे उठकर वो आए और उन्होंने सफाई करना शुरू किया। और वो सारे जो उनके साथी थे, उन्होंने जो टी शर्ट पहने थे उसमें भी स्वच्छ भारत के अभियान की बात के साथ साथ गांधी जी की ऐनक भी दिखाई दे रही थी। यानी कहीं ना कहीं जैसे गांधी जी की आत्मा देख रही है कि मेरा भारत स्वच्छ हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं आपके कॉल्स लेना शुरू करूं, आई वांट टू रिक्वेस्ट नारायण जी, ये दृश्य बम्बई से आपने देखा, आप बम्बई में रहे और बम्बई की गंदगी से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपको क्या लगता है इस अभियान से कुछ सिग्निफिकेंट असर बम्बई में पड़ने वाला है? डेफिनेटली मेरा ख्याल है बम्बई में बहुत कचरा है। मैंने देखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, $1 मिलियन की बिल्डिंगें हैं, बहुत बड़ी ब्यूटीफुल प्रिटी बिल्डिंगें हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों के बाहर अगर आप जाओगे तो झोपड़पट्टी है, उसमें इतना कचरा है, मैं बताता हूँ, बड़ी बदबू आती है वहाँ से। और पता नहीं वो रिच लोग कैसे रहते हैं उन बिल्डिंगों में, जब नीचे पूरे का पूरा कचरा होता है। बड़ी बुरी हालत है। और मेरे ख्याल से अब ये जो हो रहा है, ये मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कैंपेन शुरू किया है तो पूरा इंडिया को क्लीन करो, मेरे ख्याल से इसके ऊपर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। और आई एम श्योर इंडिया विल डेफिनेटली बी अ वेरी क्लीन कंट्री लाइक सिंगापुर और हांगकांग और जस्ट लाइक सम एनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो मोदी जी ने बार बार ये कहा कि ये सफाई करने का काम सिर्फ सफाई कर्मचारी का नहीं है। सो ही इज इंक्लूडिंग एवरीबॉडी इन दैट रिस्पांसिबिलिटी। लेट मी टेक अ कॉल हियर। हेलो ITV लाइव। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी राकेश जी राकेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार व्यास साहब। जी नमस्कार। आप बताएं कि भारत जब आप यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ की गंदगी के बारे में आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, और ये जो अभियान स्वच्छ भारत का शुरू हुआ है, इसको लेकर आपको कितनी उम्मीद, कितनी आशा है कि ये सफल होगा? सबसे पहले तो ये कि जब हम भारत में रहते थे तो भारत कहीं अच्छा देश था, मतलब काफी साफ था। और आज के मुकाबले वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन कम थी इसलिए सफाई भी ज्यादा थी जी। अब जब कभी भी मैं भारत जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया। अच्छा। अगर आप 5 स्टार होटल में ठहरे हैं तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी लगती है। अगर जैसे ही बाहर निकलते हैं आप, तो आपको लगता है कि आप किस देश के अंदर आ गए हैं। हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है, लेकिन जब हमारे बच्चे वहां पे जाते हैं तो उनको देख के ये बड़ा शौक लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो अपने देश की इतनी प्रशंसा करते हैं, ये देश इतना अच्छा तो नहीं है। आई थिंक एक छोटी सी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही है उसका इतना महत्व है कि वही बात अगर कोई आम आदमी कहता तो उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने कही है तो हो सकता है कि हर हिंदुस्तानी अब इस पे कुछ गौर फरमाएगा और पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो उसको सोचेगा कि अगर प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो इसमें वाकई में कोई ज्यादा खूबी है। और जहां तक इसमें सोल्यूशन का सवाल है तो मुझे लगता है इसमें 3 स्टेप्स हैं। एक तो ये कि हर आदमी को एक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। उसी तरह हर आदमी अगर ये सोचे कि मैं अपने घर को साफ रखूंगा और मैं खुद गंद नहीं डालूंगा तो 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है। और दूसरा जो मैं सोचता हूँ जो बहुत जरूरी है, हर आदमी सच्चा नहीं हो सकता, हर आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं फियर इज द की।
यूएसए इतना साफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट है। आपने जगह जगह देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप कोई चीज बाहर फेंकोगे तो $100 का फाइन होगा। हिंदुस्तान में भी एक पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर आप किसी को देखते हैं कि वो केले का छिलका सड़क पे फेंक रहा है या खा के कोई भी चीज सड़क पे फेंक रहा है, तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। और अगर आसपास कोई पुलिस वाला है तो उस व्यक्ति को कुछ दंड भी मिलना चाहिए। तो एक तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा पनिशमेंट, एंड तीसरा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान तो एक तरह से साफ नहीं हो सकता, इनको कुछ एरियाज को फोकस करना चाहिए। जिस तरह एक बिजनेस के अंदर आप 1 या 2 पॉइंट को लेके पहले शुरुआत करते हैं, उसी तरह सफाई में भी ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले मोदी जी को क्या करना चाहिए, जितने भी हिंदू धार्मिक स्थान है, पहले उनका एजेंडा ये होना चाहिए कि जितने भी मंदिर हैं उनको उनके आसपास की हर जगह को साफ किया जाए। आप देखेंगे कि जितने दुनिया में धर्म है, एक हिंदू धर्म ऐसा है जहाँ पे एक धार्मिक जगह सबसे गंदी होती है। आप चाहे हरिद्वार में चले जाएं, चाहे वाराणसी में चले जाएं, आप तो आप एक्चुअली इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपकी हैं, पर समय की सीमा को देखते हुए और आपका लास्ट जो पॉइंट है उसमें आप सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थलों तक क्यों रेस्ट्रिक्ट रख रहे हैं? बाकी के भी जो धर्मों के स्थल हैं वो भी तो उसमें सम्मिलित होने चाहिए। जी हाँ, आप देखिए, अगर आप किसी भी मस्जिद में, हाँ जी व्यास साहब जी, अगर आप किसी मस्जिद में जाते हैं तो उससे साफ जगह आपको नहीं मिलेगी। आप किसी चर्च में जाते हैं तो आपको कभी गंदगी नहीं दिखेगी। आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप देखेंगे कभी कोई कचरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, आपको देखेगा हर फर्श के ऊपर घी गिरा हुआ है, फूल गिरे हुए हैं। मंदिर और मंदिर के आसपास की जगह कितनी होती है। तो मैं आपको फिर इंटरप्ट करते हुए, आपको लगता है कि मंदिरों के आसपास सफाई कम है इसलिए वहाँ ज्यादा जरूरत है। आपकी ये बात को हम अपने साथ रखते हुए आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं उन सब का जिनके द्वारा कार्यक्रम को सपोर्ट किया जाता है। सो बेसिकली विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे विद अस। ये बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट द शो गाइस, और हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छता किसे अच्छी नहीं लगती? स्वच्छता और सुंदरता का घनिष्ठ संबंध है और सुंदर भारत के निर्माण की तरफ बढ़ने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए और क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनका समावेश किया जा सकता है। इफ वी स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम आवर creativity, what are the other areas where the government or the people in India may focus? नीलिमा जी, उस तरफ से सोचें तो what else comes to your mind? What else comes to my mind is first thing first, मोदी जी ने कहा था कि जब आपके घर में कोई कचरे वाली आती है उसको कचरे वाली मत कहो, शी इज़ सफाई करने वाली। वो आके आपका घर साफ कर रही है, आपका बनाया हुआ कचरा वो लेके जा रही है। हमें जब इतना बड़ा बजट एलोकेट किया जा रहा है इस काम के लिए, ध्यान रखना चाहिए कैन वी मॉडर्नाइज इट, कैन वी ब्रिंग सम मशीन्स। यहाँ पे हमारे सड़कें स्ट्रीट क्लीनर्स आके क्लीन करती हैं। भारत में अगर सड़कें छोटी हैं, कैन दे मेक अ स्मॉलर व्हीकल विच कैन क्लीन द स्ट्रीट्स। यहाँ पे हमारा सिस्टम है, हम लोग गार्बेज बैग्स में सब कुछ डाल के देते हैं। गार्बेज बैग्स बनाइए, ऐसे गार्बेज बैग्स बनाइए जहाँ पे एक तरफ लिखा हो कि ये गार्बेज है जो कि उठा के ले जाना चाहिए, दूसरी तरफ जो भी कॉरपोरेशन इस अभियान को सपोर्ट करना चाहता है वो अपना एडवर्टीजमेंट डाले ताकि पता चले कि सभी इसमें जुड़े हुए हैं, सभी मिले, सभी जुड़े और इसको एक ऑन गोइंग कैंपेन बनाएं। आपने हमारे हाईवेज देखे, हाईवेज पे लिखा होता है अडॉप्ट द हाईवे। व्हाट डज दैट मीन? एक कॉरपोरेशन लेती है, उतने सेक्शन को क्लीन करने का जिम्मा ले लेती है। कॉरपोरेशंस कैन डू दैट। एक सड़क लीजिए, आप उस सड़क को साफ रखने का जिम्मा लीजिए। कैसे करते हैं, क्या आप अपना अभियान बनाते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन एक इसको ऐसा ऑन गोइंग नेटवर्क बनाए और एफर्ट बनाए कि वाकई आने वाले महीनों में एक काया पलट हो जाए। तो काया पलट होए और काया पलट जो हुआ हो वो मेंटेन रहे, इसके लिए निरंतर कार्य करने की जरूरत है। और कार्य करते हुए जिस तरह से हम सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर काम करते हैं उसमें बहुत कुछ
कहीं ना कहीं लगता है सीखने की आवश्यकता है या व्यवस्था के स्तर पर बहुत स्थानों पर सुधार की आवश्यकता है। हाल ही में बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरे का जो उत्सव मनाया जा रहा था, ऐसे एक आयोजन में पटना में भगदड़ मचने के कारण 30 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इस तरह की घटनाएं भारत में कई उत्सवों के समय होती रही हैं, ऐसा हम सुनते रहे। सो राकेश जी, आई जस्ट वांट यू टू ब्रीफली एड्रेस कि ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या एडिशनल प्रिकॉशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से लिए जाना चाहिए? बिकॉज these innocent people who are there to celebrate, they have to suffer. राइट। नहीं अशोक जी, ये बड़े दुख की बात है कि इतने लोगों ने बगैर मतलब किसी शारीरिक जो उनको मतलब उनकी डेथ हुई है और मेंटल जो एगनी उनके परिवार वालों की, ये बहुत दुख की बात है। देखिए, मैं चेन्नई में एक स्कूल था, उसमें बिल्डिंग गिर गई, काफ़ी बच्चे मर गए, कल्चरल प्रोग्राम था। हरियाणा में ऐसा हुआ है, कई जगह हुआ है, मंदिरों में होता है, बल्कि हज के लिए जो लोग यात्रा गए थे वहाँ पे भी स्टैम्पीड हुई और बहुत लोग मरे। लेकिन इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो जब हमारे यहाँ जब कुंभ मेला लगता है तो इस भीड़ से कई गुना ज़्यादा भीड़ लोग आती है, लेकिन हम लोग तैयार होते हैं कि इस तरह की चीज़ होगी तो उसमें बाकायदा वो निकास द्वार बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, मेटल के गेट्स लगाते हैं। वो नहीं चाहते कि बहुत से लोग एक जगह इकट्ठा हों, उसका प्रॉपर एग्जिट और एंट्रेंस का सिस्टम बनाते हैं, अनाउंस करते हैं। तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन को ये खबर नहीं होगी या इस बात का थोड़ा सा भी गुमान नहीं होगा कि इस तरह की अफवाह वहाँ फैला दी जाएगी और लोग जो है वो भागने लगेंगे अपना वो छोड़ के। तो दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट थिंग। किसी थिएटर में आप चले जाएं, वहाँ अगर कोई फायर चिल्ला दे और वहाँ 1200 लोग या 2000 लोग बैठे हों और दरवाजे 4 ही हों या 6 ही हों तो वो 1200 लोग नहीं निकल पाएंगे। तो इट्स ए नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, एवरीबॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फर्स्ट। तो कुल मिला के एक तो प्रशासन की तरफ से और अधिक सावधानी बरती जाए, और साथ ही साथ जो भी लोग हैं ऐसी जगहों पर जहां बाकी लोग हैं तो क्या जोर से बोल रहे हैं, इसके बारे में भी सतर्कता रखनी आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिक्रिया भी इस प्रकार की दुर्घटना को जन्म दे सकती है। लेट मी टेक वन मोर कॉल। हेलो ITV लाइव। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। यस। व्हाट्स योर नेम सर? गोपालकर, न्यूयॉर्क। Yes. Would you like to lower the volume of your television? Yes. जी, please do that quick because आवाज bounce होकर आती है। And what would you like to say about Clean India campaign? Well, there are various advantages. First advantage is, of course, health improvement of the society, which reduces the hospital bills for the families as well as all the worries that go along with that. Right. Second point is the tourism will increase because once people know that there are good places to visit, they will go there and a lot of tourism will increase. And there is a third point which is indirectly, ये जो पॉलिटिक्स में जो गंदगी है जी, तो मेरी घोटाले, उसको भी स्वच्छता करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। तो मोदी साहब ने ये इनडायरेक्ट मैसेज दिया है, हिडन मैसेज, ये सब स्वच्छता करने की जरूरत है जिससे देश और आगे बढ़ सकता है। सो बोपार्डीकर जी, मैं आपसे एक सवाल और करता हूं। आपने राजनीति में स्वच्छता का उल्लेख किया, उसको लेते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के नेता शशि थरूर को भी इस अभियान में जुड़ने के लिए आमंत्रित किया, और शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में भी और भारत जाने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ योजनाओं की जो तारीफ की, उसको लेकर कांग्रेस के कुछ नेता ये चिंतन करने लगे हैं कि क्या इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। आपको इस बारे में पता है? How do you react to this attitude from Congress? Well, Congress has created this gandagi, so naturally they are worried that if this movement spreads, what will happen to them? So I appreciate your call, sir. Thank you very much. There are a few more callers who want to reach us, and we'll go to them. But I just want to mention another reference, which has also been talk of the nation. That was the live telecast by Doordarshan of the Dashera address by RSS Chief Mohan Bhagwat at Pune.
It is unprecedented. It never happened. Now, Kataria ji, people feel that administration or Modi government is taking advantage of government resources to propagate their own agenda. And RSS many times was almost not even given the kind of news coverage. And here you see the live telecast of the RSS chief's address on Dussehra itself. How do you feel this? I think it is, there is nobody should be surprised about that, because Narendra Modi ji, he was a RSS Pracharak. Before the Advani ji was RSS man. Atal Bihari Vajpayee was RSS man. And Arun Jaitley, he was also Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad person, that is also a Parivar organization. So all these people who are in BJP, they were in RSS when they were at one time, one or the other time in their lifetime. So they are inspired by RSS ideals. और RSS कोई खराब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे लोग समझते हैं, या ये जो हम लोगों ने जो एंटी इंडियन और एंटी हिंदू न्यूज़पेपर और मीडिया उन लोगों ने ये प्रोपगेट करते रहते हैं कि RSS इज अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ नॉट. RSS is a patriotic organization, and RSS believes in consolidation and unification of entire Hindu society, because Hindus are the only people who are not politically united, and 80% of the Indian population is the Hindu people. Okay, sir, I just interrupt you. Yeah. No. And you know, and India is secular because of Hindu people, because of the RSS people. And the people, Congress has been anti-RSS from the very beginning. And they have created the impression that RSS is a bad organization, communal organization, or something like that. It is not so. RSS is service-oriented organization. And it was just a news, it was DD presented it as a news item, and in that he said all the problems faced by he talked about the national issues. For example, infiltration of Bangladeshis causing problem in Assam and Bengal and in parts of Bihar, and he talked about the Hindu people being killed in Madras by Hindu Manani people are being killed there. So he raised all the questions about, I don't see anything wrong, and So why people should be surprised about that. Yeah, I see your point of view, and indeed people think differently, and that's what brings the importance of unity and diversity to the center. And let me take a few more calls and we move on. Hello, ITV Live. Can you hear us? Hello? Hello, ITV Live. Yes, sir. Yes, sir. What's your name, sir? My name is Norman Coelho. Welcome, Norman. So tell me, you want to say something about Clean India campaign? Yes, I do want to say, I want to remark on the gentleman who just said something on RSS chief? RSS. So I Sure. just follow up on that. Absolutely, absolutely. Go ahead, Okay, the question the question I have for Mr. Kataria. the Kataria is that if India is going to all the time, Modi is on the religious factors all the time talking about it, and RSS and this and that. He's going to not unite India. We have to, when Obama goes to India, he doesn't go with the Bible. Or for that matter, the German Chancellor or the Russian President. Why is India so, if all the time bases on religion, the leadership is always talking on religion? Let us be a secular nation and deliver the goods on a secular basis. So before I let Mr. Kataria respond, you feel Prime Minister Narendra Modi gifting Srimad Bhagavad Gita to Japanese press? No. I am not against the Bhagavad Gita. That is a very Indian gift, personal gift from him. But what I'm saying, in general speaking, he has won the election on the majority of Indian people. But he should not polarize. The RSS, Bajrang Dar, and all these factions should not be allowed to come in the way of the progress of India. We are one India. So what is all this hangama about religion? So you want to respond to it? Insecure about Hinduism. Hinduism is a great religion, so it will deliver. I think he got your point. Let him respond. Yeah, please. Yeah. First of all,
RSS is not a Hindu organization. It is national organization. It is a patriotic organization. None of the RSS leader has said anything against any community, whether Muslim or Christians. And moreover, first of all, we should remember this, that India was divided in 1947 on the basis of two-nation theory. Muslims, 99%, they voted for the creation of Pakistan in 1947. They got it. But only Hindu people remained in India. And Hindu people opted for secularism. And Hindus are secular by nation. But you should not deprive Hindus from their right that it is their country. So because it is Hindu country, it is definitely Hindu country, and Hindus are secular. Everybody has the right to be there. Just last word from him. Yeah, Okay. please go ahead. Yeah, respond to him. Sorry. What I say is all the world leaders, and when Mr. Modi is an astute world leader, and he is one of the most revered world leaders. So what I am saying is when the leaders do business, they are not going to they don't talk about religion. Economy is run on based on Japanese prime minister. All these people, they are doing business not on a religious basis. I think nobody disagrees with you on that, and I believe that's has been his approach. But India is such an interesting country where somewhere culture and religion are so much one with each other. So when somebody is talking about Indian culture, it comes across as Hindu religion. That has been my observation off and on. But we'll talk more on that, sir. I appreciate your call. Thank you very much, sir. My pleasure. Hello, ITV Live. Hi, can I speak now? Or? Sure. Go ahead. What's your name? Yeah, my name is Mohan. I'm speaking from New Jersey. Ji Mohanji, Farmai. Yeah. And actually the topic is about Modi's vision about movement of cleanliness, right? Yes, sir. Yeah, actually, I got a couple of points. Number one, the people that you are interviewing, they're all located or based in America, right? Maybe Indian origin, but they're all in U.S. Yes. And there are some are citizens and some are maybe, still on the work permit. So I think the people who have been here from long time, who have come here, enjoying the, cleanliness and the comfort here, which they have already, made for them, I think they have got no right to speak about the Indian, the Prime Minister, his movement or whatever he's doing it. Why not? Why not? If we have no right, then I won't be talking to them and you won't be calling. We are connected to India. Yeah. Sitting here and saying you should do like this, you should have done like this is not correct, go and do it, right? We should go there, including myself. See, I denounced the citizen of India, became a U.S. citizen now for the opportunity, and now commenting about my route. We can appreciate, we can feel for it, but any movement, anything the Indian government or Indian Prime Minister he does, I think we cannot comment about it unless, you go and do it. Because some people may be for, some people may be against it, right? Mm-hmm. But the thing is, we never experienced that. When we were there, we were living in that, whatever the status, and we came here. Now it is all given to us. We didn't struggle for that. Yeah. Mohanji, sir, what I gather from you is you feel that we have no right to comment on these kind of movements sitting here. Is that correct? We cannot. So let me have Rakesh Bhargav respond to your idea. How do you feel? No. First of all, Mohanji has his own point of view, and I respect it. Everybody has a right to their own opinion. Lekin it is very unfair to say that we cannot make any comment about. We have a right to express your opinion in this free society about any topic anywhere, let it be cleanliness. And I don't think anybody is telling what Modi ji should do or should not do, or what Indians should do or should not do. We are all expressing our opinion as a concerned overseas citizens of India as to what is our opinion. We are reflecting on it. I don't think Nilima ji made some suggestions in the spirit of doing something good for the country, not necessarily to denounce India or denounce anybody. No, I'm not denouncing or advocating, because I speak to my brothers over there. If I speak to my brothers, they say, you come over and then do it. That's what the dialogue that I receive it. That's the spirit, sir. That's a very good spirit. Yeah. That's a great suggestion. You guys are opportunists. Right. You went there and everything was given to you, and
now you don't comment, like this should be like this. So Mohanji, I appreciate the kind of sensitivity that you have. It's really No, what I mean to say is your program, I really appreciate your program and everything. Right. But I think I've been seeing from last couple of weeks, you are interviewing Indians in America about these things, which I feel it is not appropriate unless they go back there. I got you, sir. So we'll continue these issues from different point of view, and your point of view is also equally valid. Hello, ITV Live. Hi, Ashok ji. Balaram Yogi here. I'm trying to respond to Mohan's things, right? Go ahead. And I'm not a citizen, I'm not a green card holder over here, okay? So I don't have a right to talk about that, Okay. right? Okay. Now, coming back to, what people in US can do, right? See, we are basically ambassador of India, right? Right. I mean, I would suggest that, okay, we are representing Indians overseas, okay? So basically, to reflect, what we have to work on as an Indian community, if there is a general tendency that, if you look at overall, things with, the presence of the car or household things, right? So our desk, so all those things, if we start keeping neat and clean, right? This has been my general observation. Again, I may be wrong also, but general observation is that people, Indian people, if you go and then try to buy the car, right? You'll see that the condition of the car probably will be like not that great as if it is possessed by some other community or other people. So what you're saying now would be very, very offensive for many people. I'm trying to reflect that, okay, say we are ambassadors, so why don't we reflect ourselves? Being in USA, that okay, we are also clean, we are also making our dress clean, we are also making our stuff clean. And then that way we can represent and we can tell that okay, we are also competing with India, the cleanliness, what is going on in India. And this is my, again, opinion. Wonderful. I appreciate your call, sir. And I think we want to hear all of you. But then again, time is most of the time telling us that now is the time to wind up. So as we move towards the closing side of today's show, I'm reminded of how wonderful orator Prime Minister Narendra Modi ji is. And he makes use of small expressions. तो जैसे उन्होंने कहा कि हम आजकल बात करते हैं वाईफाई की, तो हाँ हमें चाहिए वाईफाई, पर उसके साथ साथ हमें चाहिए सफाई. So एक तरह से पोएटिक वे में बात को पहुंचाकर उसका असर उत्पन्न करने की क्षमता वाले प्रधानमंत्री जिस तरह से सबको आंदोलित कर रहे हैं, वहीं जब वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और जब उनका प्रधानमंत्री का और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का रूप मिला जुला होता है, तो कुछ अलग तरह के रंग भी आते हैं. उन रंगों की चर्चा हम किसी और कार्यक्रम में करेंगे. पर आज के कार्यक्रम में बात फिर एक बार भारत के स्वच्छता के अभियान को लेकर भारत में रहने वाले उत्साहित हैं और भारत से बाहर भी रहने वाले भारत प्रेम के कारण इस संदर्भ में बहुत उत्साहित हैं. और इस एक्साइटमेंट के कारण ही मोहन जी हम ये बातचीत कर रहे हैं. सो सब कुछ भारत माता की जय जयकार के साथ साथ है. नारायण जी, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नीलिमा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन. राकेश जी, सच ए प्लेजर हैविंग यू विद अस. और आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं. कल फिर मुलाकात होगी. अशोक व्यास को अनुमति दें. नमस्कार.